हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की लेटेस्ट पीवाईक्यूज की। इसके लिए हम दो यूनिट्स को रेफर करने वाले हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग और हायर एजुकेशन। दोनों ही यूनिट्स के लेटेस्ट पीवाईक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि जून 2025 में पूछे गए थे और नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स हमारा लाइव है। आप ऐप पे जाके ये कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको 100% रिकॉर्डेड कवरेज देते हैं कि अगर आपकी लाइव क्लास किसी रीजन की वजह से रह जाती है तो आप उससे रिकॉर्डिंग से भी कवर कर सकते हैं। और हमारे कई लर्नर्स हमें ये भी फीडबैक देते हैं, जैसे सिलेक्शन हो जाता है, हम उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, तब वो बताते हैं कि रिकॉर्डेड सेशन से उन्होंने अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। तो उनसे उसे ये भी एडवांटेज रहता है कि वो अपने टाइम पर उसे ले सकते हैं। जैसे अगर कोई लर्नर है जो जॉब करता है या फिर उसके कॉलेजेस चल रहे हैं और कॉलेज के टाइम के साथ अगर वो क्लास क्लैश होती है तो वो रिकॉर्डिंग से उसे कवर करते हैं। साथ ही रिकॉर्डिंग से देखने पर वो उसे कई बार 1.5x या 2x की स्पीड पर भी देख पाते हैं, तो ये एडवांटेज भी उन्हें रहता है। यहाँ पे आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लिए जाते हैं। और अगर मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग से ही अपना कोर्स कवर कर रहे हैं, लाइव नहीं ले पाते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर 24/7 डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड की जाती है। ये फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, इसका कुछ एडिशनल चार्ज आपको नहीं देना है। जो कोर्स आप लेते हैं उसी में ये चीज इंक्लूडेड रहती है। और देखिए, सबसे इजी प्लेटफॉर्म है कि व्हाट्सएप आप यूज करें डाउट सॉल्विंग के लिए, क्योंकि कहीं किसी वेबसाइट पे जाके अगर आपको अपना डाउट टाइप करके लिखना है या कोई फोटो अपलोड करनी है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। व्हाट्सएप पे आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी फोटो खींच के आप हमें भेज सकते हैं, है ना। और मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आपने किया है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा आप इसको आगे कैसे कंटिन्यू करें, या आपने जो सॉल्यूशन किया है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों उससे आंसर गलत आ रहा है, तो आप वो भी फोटो खींच के भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा और इजी प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। फिर बात करें कि पीडीएफ नोट्स की, तो पीडीएफ नोट्स यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एमएस स्टडी गुरु पे जो कोर्सेस हमारे चल रहे हैं वो बाईलिंगुअल ही चल रहे हैं। यूजीसी नेट का कोर्स बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चीजें कवर की जाती है। अब आप सोचेंगे कि हिंदी मीडियम में जैसे आपको स्लाइड पे दिया जाता है कि भाई हिंदी में इसे ये कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्लाइड पे दिखाने के साथ साथ हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप इस क्लास में भी देख सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। जैसे अभी एग्जाम टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस हम ले रहे हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि पीवाईक्यू से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यूनिट वाइज क्विज आपको यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए वीकली बेसिस पे सॉल्व करने चाहिए, ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ अगर आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कॉम्बो कोर्स लेना, जहाँ पे आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी साथ में कर सकें, तो आप हमारा कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, two persons A and B finish a work in 10 days. A is twice as efficient than B. How many days A will take to finish the work if he has to do it alone? दो लोग A और B मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। A B से 2 गुना ज्यादा कुशल है। अगर A को यह काम अकेले करना पड़े तो उसे कितने दिन लगेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रहा है, ए और बी दो लोग हैं, मिलके एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और ये बताया गया है कि जो ए की एफिशिएंसी है बी से डबल है। ए बी से 2 गुना ज्यादा कुशल है किसी काम को करने में। तो अगर ये काम सिर्फ ए को करना पड़े तो वो कितने दिन में इस काम को पूरा कर सकता है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो बी की एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है, कुशलता है, उसे हम x मान लेते हैं, x पर डे, यानी x यूनिट ऑफ वर्क b एक दिन में कर सकता है। तो a की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? a की एफिशिएंसी या a की कुशलता वो हो जाएगी 2x पर डे। क्यों? क्योंकि
ए बी से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, 2 गुना ज्यादा कुशल है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी या संयुक्त कुशलता कितनी आएगी? x पर डे का काम करेगा b और 2x पर डे का काम करेगा a, तो दोनों की मिला के हो जाएगी 3x पर डे। ठीक है, 3x पर डे का काम दोनों मिलके कर सकते हैं। अब जो काम है वो ये दोनों मिलके कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में। तो टोटल वर्क जो हमारा पूरा कुल मिला के काम है वो कितना होगा? वो हो जाएगा 3x इंटू 10 यानी 30x, है ना। एक दिन में ये दोनों मिला के 3x काम करेंगे तो 10 दिन में कितने काम करेंगे? 30x का काम करेंगे। अब अगर ये 30x का काम ए को ए को अकेले करना है तो कितना टाइम लगेगा? देखो, टाइम टेकन बाय ए अलोन, अगर ए को अकेले काम करना पड़े तो कितना टाइम लगेगा? 30x डिवाइडेड बाय, और ए एक दिन में कितना काम करता है? 2x। टोटल काम इसको हम डिवाइड कर देंगे जितना काम ए एक दिन में करता है, तो ए को लगेंगे 15 दिन। ठीक है, 15 दिन लगेंगे ए को अकेले ये काम को खत्म करने में। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो मैच वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन, तो देखिए अब जैसे बड़े खतरनाक खतरनाक से एक्सप्रेशंस यहाँ पे दे रखे हैं सॉल्व करने को। जैसे ये दे रखा है ना, ये दे रखा है, ये भी चलो उतना खतरनाक नहीं है बट स्टिल पहली बार में हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, और ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया डी के अंदर, तो सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3-4 जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप सबसे जो इजी है उसको पिक करिए। अब यहाँ पे जो सबसे इजी है ना वो है ये वाला सी वाला स्टेटमेंट, सबसे इजी है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इससे अपन आंसर मैच करते हैं पहले। तो हमारा ये एक्सप्रेशन है 1.01 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1.01 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब देखिए ये जो है 1.01 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कुछ कुछ आपको देखने में एक फॉर्मूले जैसा नहीं लग रहा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम सबने पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अच्छा ये मेरी फोटो के पीछे छुप गया है तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? ऐसा ही लग रहा है। तो अब मान लो अगर मैं ये लेफ्ट वाली टर्म इसको a मान लूं और इसको b मान लूं और इस तरीके से एक्सपेंड करूं तो ये टर्म क्या बनेगी? ये बन जाएगी 1.01 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये बीच में इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन 1.01 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.01 प्लस 1। ठीक है, अब मैंने बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला काम में लिया है और देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या? 1.01 माइनस 1 यानी 0.01 और इसको मैं लिख सकता हूं 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो C है वो किससे मैच होगा? C मैच हो जाएगा फर्स्ट से। अब C फर्स्ट से मैच होगा तो ये यहाँ पे दे रखा है और बाकी सभी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी सभी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बस एक को फाइंड किया है हमने, बाकियों को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी एलिमिनेशन लगा दो और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days वर्किंग 9 hours a day
and Shyam can do the same work in 6 days working 7 hours a day. मोहन प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 7 दिनों में एक कार्य पूरा करता है तथा श्याम प्रतिदिन 7 घंटे काम करके वही कार्य 6 दिन में पूरा करता है. ठीक है. How long will they take to complete the job working together and 8 and 2/5 hours a day? यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 सहित 2/5 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक काम मोहन करता है 7 दिनों तक करेगा और रोज 9 घंटे काम करेगा तो वो काम पूरा हो जाएगा. वही काम श्याम पूरा करता है तो 6 दिन काम करेगा और 7 घंटे रोज करेगा तो वो काम पूरा हो जाएगा. अब अगर दोनों मिलके उस काम को करें और इतना टाइम दें 8 and 2/5 hours 8 and 2/5 hours दें तो वो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमें बताना है. ठीक है. तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करना है. सबसे पहले हम मोहन की एफिशिएंसी मानते हैं. लेट एफिशिएंसी मोहन इसको हम मान लेते हैं x पर आर. मोहन की जो कुशलता है मोहन की वो हमने मान ली है x प्रति घंटा. ठीक है. और वैसे ही जो श्याम की कुशलता बताई हुई है उसको हम मान लेते हैं y पर आर यानी y प्रति घंटा. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन एक काम को 9 घंटे करता है और 7 दिनों के लिए करता है तो वो पूरा होता है और उसी काम को श्याम भी पूरा कर लेता है. किस हिसाब से कि रोज 7 घंटे काम करेगा और 6 दिन के लिए काम करेगा. अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि दोनों सेम ही काम को कर रहे हैं. ठीक है. तो ये बराबर होना चाहिए कि उस काम को मोहन पूरा करे. भाई सेम काम है चाहे उसको मोहन पूरा करे चाहे श्याम पूरा करे तो टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा, है ना. टोटल वर्क सेम रहेगा इसलिए ये दोनों बराबर होंगे. अब यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं, देखो ये 7 से 7 कैंसिल और इसको 3 से और कैंसिल करूंगा तो ये बनेगा 3x इक्वल टू 2y और यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं 2/3y. ठीक है. 2/3y करेक्ट. अब यहाँ पे साथ में एक चीज और मैं निकाल लेता हूं कि अगर मैं टोटल वर्क देखूं तो टोटल वर्क 7y इंटू 6 लिख सकता हूं 42y, है ना. कि श्याम इस काम को कर रहा है 7 दिन करेगा, 7 घंटे के लिए करेगा और 6 दिन करेगा तो 42y यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा. अब देखो अगर ये दोनों मिलके श्याम और मोहन दोनों मिलके कंबाइनली अगर इस काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे. कंबाइंड वर्क इन 1 डे कि दोनों मिलके काम करते हैं एक दिन तो कितना काम कर पाएंगे. तो देखो 8 सही 2/5 घंटे काम करेगा कौन, मोहन, प्लस और 8 and 2/5 इतना काम कौन करेगा, मोहन करेगा. तो दोनों का कुल मिला के काम कितना होगा, ऐड कर दो दोनों को. अब यहाँ पे 8 सही 2/5 को कॉमन ले लेता हूं, x प्लस वाई ब्रैकेट में आ जाएगा. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 8 इंटू 5 40 प्लस 2 इज 42/5 राइट. और x की जगह अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं जो हमने यहाँ पे निकाली थी, ये जो हमने निकाले था x की वैल्यू y के टर्म्स में 2/3y तो 2/3y अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये मुझे देगा 5/3y. बस इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा 14y.
तो यानी कि दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में? एक दिन में वो काम करेंगे 14y का। अब देखो एक दिन में 14y का काम है, एक दिन में कितना काम? 14y। तो y काम कितने दिन में करेंगे? y काम जो है ये 14 को नीचे ले जाओ, 1/14 डे है ना। और टोटल काम कितना है? 42y। 42y कितने टाइम में करेंगे? 1/14 इंटू 42 डे, यानी कि 3 डेज। ठीक है, तो 42y टोटल वर्क जब दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में कर देंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। आया समझ में? अब देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है 3, 8, 15, 24, 35, 48। ठीक है, अब देखिए सीरीज के क्वेश्चन में हमारा जो काम रहता है कि हम सबसे पहले अप्रोच करते हैं इस तरीके से कि दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, सीरीज के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालो सबसे पहले, 3, 8, 15, 24, 35, 48 और नेक्स्ट वाली टर्म। 3 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। 8 और 15 के बीच का डिफरेंस 7। 15 और 24 के बीच का डिफरेंस 9। 24 और 35 के बीच का डिफरेंस 11। 35 और 48 के बीच का डिफरेंस 13। तो यहाँ पे नेक्स्ट कितने का डिफरेंस होना चाहिए? नेक्स्ट होगा डिफरेंस 15 का। ठीक है, तो 48 प्लस 15 कितना आया? 63। सो 63 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? सीरीज वाले क्वेश्चन है, डिफरेंस निकालो और पैटर्न को एनालाइज करके हमें आंसर निकालना है। देन नेक्स्ट, a sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482 more if the interest was payable half yearly than if it was payable annually। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि पर यदि ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक देय हो तो 482 अधिक प्राप्त होंगे। अगर मान लीजिए 2 साल के लिए पैसा दिया गया है, 20% पर एनम की रेट से दिया गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अगर हम उसको एनुअल देते हैं तो ब्याज कम आएगा, हाफ ईयरली देते हैं तो ब्याज ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आएगा? 482। ठीक है, अब इसमें हमें ये पता लगाना है कि फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट, उस धनराशि का मान ज्ञात कीजिए कि कितना रुपया शुरुआत में दिया गया था, यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है तो जो हमें निकालना है प्रिंसिपल, उसको हम एक बार के लिए पी ही मान लेते हैं, है ना, पी मान लेते हैं। तो देखो अगर मैं एनुअली इस काम को करता हूं, इंटरेस्ट देता हूं, यानी वार्षिक अगर मैं ब्याज दूंगा, वार्षिक ब्याज दूंगा तो अमाउंट कितना होगा? ए अमाउंट जब एनुअली हम दे रहे हैं, पी प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। टू द पावर 2, क्योंकि 2 बार हम ब्याज दे रहे हैं 2 साल के लिए, तो 2 साल में 2 बार ब्याज दिया जा रहा है, हो जाएगा 1.2 टू द पावर 2। ठीक है, 20% यानी 0.2। ठीक है, 20/100 करेंगे 0.2, p इंटू 1.2 टू द पावर 2। अब इसी जगह अगर हाफ ईयरली ये चीज दी जाए, हाफ ईयरली हम इंटरेस्ट दे रहे हैं अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक अगर हम ब्याज देते हैं
तो यहाँ पे अंतर क्या आएगा? सबसे पहला अंतर तो आएगा इंटरेस्ट रेट में। इंटरेस्ट रेट जो कि 20% पर एनम है वो हो जाएगी 10%, 10% हाफ ईयरली। ठीक है, 10% हो जाएगी हाफ ईयरली, 20% एनुअल है तो उसकी आधी हो जाएगी हाफ ईयरली में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा हाफ ईयरली इंटरेस्ट देने पर, हाफ ईयरली है इसलिए ए एच लिख दिया मैंने यहाँ पे, एनुअल में ए लिखा था, यहाँ पे हाफ ईयरली में ए एच इज इक्वल टू पी, यहाँ पे बनेगा 1.1। ठीक है, 1 प्लस 10%, तो उसको सॉल्व करें 1.1। और ब्याज कितनी बार दिया जाएगा? 4 बार दिया जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली देने 2 साल के लिए, तो 1 साल में 2 बार यानी 2 साल में 4 बार दिया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हाफ ईयरली ब्याज दिया जा रहा है वो एनुअल ब्याज देने वाले अमाउंट से 482 रुपए ज्यादा है। ठीक है, बस वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1.1 टू द पावर 4p माइनस 1.2 टू द पावर 2p इक्वल टू 482। ठीक है, अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और p की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये हो जाएगा 1.4641p माइनस 1.44p इज इक्वल टू 482। तो माइनस करूंगा और जो आई की वैल्यू उसको डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, तो 482 डिवाइडेड बाय 0.0241, यहां से पॉइंट हटाता हूं तो मल्टीप्लाई में 10,000 चला जाएगा, पॉइंट के बाद 4 टर्म्स है तो 4 जीरो आ गए, फिर ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 20,000। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 20,000, राइट। फिर नेक्स्ट देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वेयर इज कोडेड एज, ये देखो वेयर का कोड बता रखा है 5185823 और दिल्ली का कोड बता रखा है 981254। तो सबसे पहले तो कोड को हम लिखते हैं WHERE और कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 5185823। ठीक है, इसी तरीके से दिल्ली का कोड लिखा हुआ है 981254। ठीक है, और हमें कोड किसका फाइंड करना है? हमें कोड फाइंड करना है हॉर्स का, HORSE, हमें हॉर्स का कोड फाइंड करना है। अब यहाँ पे इन दोनों में एक पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए। W की पोजीशन क्या होती है? 23, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है 5। H की पोजीशन होती है 8, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है 18। ठीक है, तो यहाँ पे असल में क्या किया हुआ है आप देखो, W की जो पोजीशन होती है वो राइट में लिखी हुई है, H की पोजीशन यहाँ लिखी हुई है, E की पोजीशन 5 वो तो सही लिखी हुई है, R की पोजीशन 18 और E की पोजीशन 5, यानी कि सबकी पोजीशन लिखी और उसको स्वैप कर दिया है। ठीक है, दिल्ली में भी सेम है, D 4th पोजीशन पर होता है, E 5th पोजीशन पर, L 12th पोजीशन पर, H 8th पोजीशन और I जो है वो 9th पोजीशन पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सब की पोजीशन लिखिए। H की पोजीशन 8th, O की पोजीशन 15, R की पोजीशन 18, S की पोजीशन 19 और E की पोजीशन 5। ठीक है, ये हमने पोजीशन लिखी और इसका कोड बनाने के लिए पोजीशन को स्वैप कर दो, तो 5
19, 18, 15 और 8, ये इनकी पोजीशन है। ठीक है, 5, 19 मतलब पोजीशन से हमने कोड बना दिया, 5, 19, 18, 15 और 8। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर रॉन्ग? निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए, a man runs at a speed of 20 km per hour and covers a distance of 400 meter. The time taken by the man to cover 400 meter is 8 minutes. एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। 400 मीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय 8 मिनट है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम करके देखते हैं। क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, तो देखो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखिए, फिर बाद में बता रखा है कि 400 मीटर 8 मिनट में दौड़ता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये जानने के लिए हम सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड दे रखी है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100/18 विच इज इक्वल टू 50/9। 50/9 आ गया और ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, 50 मीटर की दूरी 9 सेकंड में तय करेगा, यानी 1 मीटर की दूरी 9/50 सेकंड्स में तय करेगा, है ना। और 400 मीटर जो है, 400 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? 9/50 गुणा 400, यानी कि 72 सेकंड में तय करेगा। तो 400 मीटर की दूरी कितने टाइम में तय करेगा? 72 सेकंड में। और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 400 मीटर की दूरी 8 मिनट में तय करेगा। तो यानी स्टेटमेंट ए क्या है? फॉल्स है, गलत है ना। तो स्टेटमेंट ए फॉल्स है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट ए जिसमें नहीं है उसको काट दो, क्योंकि हमसे पूछा है गलत कौन कौन से हैं। तो अब हमें पता है कि जो स्टेटमेंट ए है वो गलत है, तो स्टेटमेंट ए तो आना ही चाहिए। एलिमिनेशन से ऑप्शन 4 हटा दिया हमने। ठीक है, फिर देखो उसके बाद दिया हुआ है अ पर्सन covers a certain distance at x kilometer per hour and an equal distance at y kilometer per hour. The average speed during the whole journey is 2xy divided by x plus y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये असल में क्या है? एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करता है। पूरी यात्रा की औसत गति 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी वाला सही है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट सी एनालाइज करते हैं। A cyclist covers a distance of 750 meter in 2.5 minutes. The speed of cyclist is 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको चेक करने के लिए अगेन बस कन्वर्जन करके देखना है हमें। ठीक है, कन्वर्जन करके हमें देखना है। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको एक चीज और बताऊं कि बी स्टेटमेंट सही हो गया तो ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। अब या तो सी सही होगा या गलत होगा, उस हिसाब से आंसर बन जाएगा। डी को चेक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सी को चेक करते हैं।
750 मीटर 2.5 मिनट्स। 2.5 मिनट्स का मतलब 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड यानी 150 सेकंड। 150 सेकंड में तय करता है, यानी कि 750 डिवाइडेड बाय 150 मीटर 1 सेकंड में तय करेगा। तो इसकी स्पीड क्या हो गई? इसकी स्पीड यहां से हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर तय करेगा 1 सेकंड में, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई और हमसे किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकालनी है। ये पूछा है द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड को अब हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो चेंज कर दो। 5 इंटू 18/5 तो कितना हो गया? 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि मीटर पर सेकंड की स्पीड किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाए। तो यहां से देखो 18 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड बता रखी है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट बी और सी सही है और ए गलत है, ठीक है। तो यहां से ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ए गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। डी को हमने चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ये बता रखा हो कि ए और डी गलत है ना। एलिमिनेशन से हमने सबको एलिमिनेट किया, सो आंसर विल बी फर्स्ट, ओनली ए इज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, मतलब बेसिकली सीरीज वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से देखो। ये 7 से शुरू हो रही है सीरीज, 7 12 32 122 डैश 3602 25202। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से इस सीरीज को देखो। ये जो सीरीज है ये एडिशन की तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। जब भी सीरीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करे इसका मतलब कि ये जो सीरीज है ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, और मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है तो वहां पे क्या पैटर्न हो सकता है वो सोच के देखो। देखो ये लगभग 2 गुना है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 2 गुना नहीं है, 2 गुना में से 2 कम है, इंटू 2 माइनस 2 है ना। ये लगभग कितने गुना है? ये लगभग 3 गुना है, लेकिन एग्जैक्टली 3 गुना भी नहीं है। 12 3 36 और माइनस 4 है ना। अब फिर यहां से देखो ये लगभग 4 गुना है, लेकिन एग्जैक्टली 4 गुना नहीं है। ये है इंटू 4 माइनस 6। तो पैटर्न समझ में आ रहा है। इंटू 2 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 4, इंटू 4 माइनस 6। तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए इंटू 5 माइनस 8, है ना। अब 122 का इंटू 5 और माइनस 8 निकालते हैं तो वो आता है 602, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको डायरेक्टली आंसर नहीं मान लेंगे, आगे वाले जो टर्म है उससे भी कंपेयर करके देखेंगे। अगर इसी सेम पैटर्न पे चलें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए? इंटू 6 माइनस 10। तो क्या ये डिफरेंस इंटू 6 माइनस 10 है? ये भी हमें चेक करना होगा, और ये चेक करने के बाद हम देखेंगे कि ये सही में मतलब 602 ही होगा, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आंसर इज 602। नेक्स्ट देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched 1500 more. Find the sum. एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर लगाया गया। यदि उससे 1% अधिक दर पर लगाया जाता तो 5100 रुपए अधिक प्राप्त होते। उस धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। बेसिकली कुछ एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको हमने इंटरेस्ट पे दिया 3 साल के लिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको 1% ज्यादा इंटरेस्ट पे देते तो
जो फाइनल अमाउंट है इंटरेस्ट का वो 5100 रुपए ज्यादा बनता। तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम ले लेते हैं P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक केस में R मान लेंगे और दूसरे केस में R+1 मान लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट R+1 और टाइम पीरियड 3 साल डिवाइडेड बाय 100 माइनस P R इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1500। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी एक बार फिर से समझते हैं। देखो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज्यादा होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिलता, 1500। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज्यादा है और 1% कम से उसको माइनस कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आना चाहिए, 1500। ठीक है, ये इक्वेशन होने, प्रिंसिपल को हमने P अज्यूम कर रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को R अज्यूम किया, उसके हिसाब से सिंपल सी इक्वेशन बनाई है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज देखो, एक तरफ तो है R+1 वाली टर्म, एक तरफ है R वाली टर्म। अब ये 3 को P से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर एक बार इसको R से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। कैसे, देखो 3P हो गया, फिर R+1 माइनस 3PR डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ये सारी एज इट इज आ गई ये टर्म। ठीक है, अब ये 3P को एक बार R से मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3PR अपॉन 100 प्लस 3P, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, माइनस 3PR अपॉन 100 इज इक्वल टू 5100। ठीक है, अब देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा P इक्वल टू 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, आए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिंग का क्वेश्चन है। अगर परफेक्ट का कोड 73 है तो हमें पता लगाना है कॉम्पैक्ट का कोड कितना होगा। ठीक है, अब जब ऐसे कोडिंग का क्वेश्चन आता है और एग्जैक्ट ऐसे कोई नंबर दे रखा है तो उस केस में ज्यादातर क्या होता है कि जो नंबर है उनकी पोजीशन निकालो, पोजीशन का सम कर दो, सम करने पे ये नंबर आ जाएगा आपके पास। अगर ये नंबर आ जाता है, यही पैटर्न है, तो कॉम्पैक्ट के जो भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन निकालो, उन्हें भी ऐड कर दो और आंसर में सेलेक्ट कर दो। ठीक है, देखो P E R F E C T, परफेक्ट। सबकी पोजीशन लिखो, P की पोजीशन 16, E की 5, R की पोजीशन 18, F की पोजीशन 6, E की पोजीशन 5, C की पोजीशन 3rd और T की पोजीशन 20। ठीक है, अब इन सभी पोजीशंस को ऐड कर दो, ऐड करने पे आ रहा है 73। ठीक है, यानी कि ये जो कोड बनाया है कैसे बनाया है, बस सबकी पोजीशन को ऐड कर दिया। ठीक है, यही पैटर्न है यहाँ पे। और देख लेना, जब भी पूरा पूरा कोई नंबर दे रखा होता है और उसको ही कोड बनाया हुआ होता है तो सबकी पोजीशन को ऐड करके ही वो कोड बनाते हैं। तो अब सिमिलरली कॉम्पैक्ट का भी कोड बनाओ, COMPACT। ठीक है, पोजीशन लिखो 3, 15, 13, 16, 1, 3 एंड 20। इसको ऐड कर दो सभी नंबर्स को, इट विल बी 71। आंसर क्या हो जाएगा, 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रहा है समझ में। धीरे धीरे आराम से क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, और समझते रहिए। द प्राइस ऑफ अ ज्वेल पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेस ऑन द होल बाय 65%। 3 व्यक्तियों के हाथ से गुजरने पर एक आभूषण का मूल्य कुल मिलाकर
65% बढ़ जाता है। If the first and second seller earn 20% and 25% profit respectively, then find the percentage of profit earned by third seller। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक एक करके ब्रेक करके इसको समझते हैं। यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं को क्रमशः 20% तथा 25% लाभ हुआ है तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई कोई एक आभूषण है, कोई भी एक ज्वेलरी है, उसको 3 लोगों ने बेचा है और अल्टीमेटली उसका प्राइस जो है 65% ज्यादा हो गया। यानी कि इनिशियली अगर मैं मान लूं इनिशियल प्राइस अगर इसका 100 रुपए है तो फाइनल प्राइस कितना हो रहा है? फाइनल हो रहा है 165। अब हमें ये पता लगाना है कि पहले विक्रेता ने इसको 20% मुनाफे पे बेचा, दूसरे ने 25% मुनाफे पे बेचा, तो तीसरे ने कितने प्रतिशत मुनाफे पर बेचा होगा कि इसका प्राइस 165 हो गया। देखो जो फर्स्ट सेलर है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना बताया भाई? 20। ठीक है, तो 100 रुपए का था और 20% प्रॉफिट पे बेचा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 का 20% 20 ही हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 120 हो गई। फिर सेकंड सेलर की बात करें, सेकंड सेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? सेकंड सेलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 120 और इसका प्रॉफिट परसेंटेज बता रखा है 25%। 25% यानी कितना प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट हो गया 30। भाई 25% कितना होगा 120 का? 1/4 30 रुपए। तो ये कितने में बेचेगा? 120 में खरीदा, 30 का प्रॉफिट यानी कि 150 में बेच दिया। ठीक है, अब जो थर्ड सेलर है, थर्ड सेलर के लिए हमें कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? देखो 150 और सेलिंग प्राइस कितनी है वो क्वेश्चन में बताई हुई 165। ठीक है, 165। अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो निकाल लो प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो कितना आएगा? प्रॉफिट हो रहा है 15 का, कॉस्ट प्राइस है 150 इंटू 100, यानी कि कितने का प्रॉफिट? 10% का प्रॉफिट। राइट, 10% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन से करने की। देखो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें पता लगाना है कि सही वाला कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट उठाते हैं। देखो जो इजी लगेंगे हम पहले उनको करने की कोशिश करेंगे, जो ऑप्शंस के हिसाब से भी हम समझ पाए कि भाई कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो देखो 5% of 25% of 1600 is 20, मतलब ये स्टेटमेंट देखो 16,000 के 25% का 5% 50 है। तो देखो सबसे पहले 5% लिखो, 5% किसका? 16,000 के 25%, 16,000 के 16,000 नहीं 1600 के 25% का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, बड़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। 2 0 से 2 0 गए, फिर 25 से 100 जाएगा 4 बार और 4 से 16 जाएगा 4 बार, तो 5 चौके 20। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये तो 50 है, यानी कि ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, ए तो इनकरेक्ट है और हमसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, तो भाई ऑप्शंस में ए वाले हटा दो, ऑप्शंस में जो बता रहे हैं कि ए सही है वो हटा दो, तो बचा क्या? बी और सी सेकंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में बोला भाई बी और सी तो सही है, साथ में डी भी सही है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझो कि बी और सी तो सही होंगे ही होंगे, क्योंकि उसको हम एलिमिनेट ही नहीं कर सकते। तो अब हम सीधे डी को चेक करेंगे कि मतलब अगर डी सही है तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर डी गलत है तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन से कर रहे हैं हम इसको। डी स्टेटमेंट क्या बताया भाई? इफ x/3 is equal to y/4 equal to z/5 then x
इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 2:3:7। अब यहाँ पे देखो हमें दे रखा है कि x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/5। ठीक है, और अब हमें रेशियो निकालना है, x इज टू वाई इज टू z का रेशियो निकालना है और हमें चेक करना है कि क्या ये 2:3:7 के रेशियो में है या नहीं। अब देखो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने रेशियो मेरे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे भी है इसकी क्लास और पेड बैच में तो मैंने करवाया ही है। अगर रेसिप्रोकल में और इक्वेलिटी में ये चीजें दे रखी है, जैसे x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5, तो इनका रेशियो निकालना बेहद आसान है। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 3:4:5 ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेसिप्रोकल में है यही आ जाएगा इसके रेशियो में। ठीक है, x/y/z का रेशियो हो जाएगा 3:4:5। ये है सीधा सीधा आंसर, और इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, हम देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि डी स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, डी स्टेटमेंट भी गलत है, तो डी गलत है, तो यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है जो आपको समझनी है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे ट्रिक से करोगे फटाफट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। अब ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, देखो जो रॉन्ग नंबर हमें फाइंड करना है कि गलत नंबर कौन सा है, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखो सीरीज क्या है, 1 2 5 14 41 और 125। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आइडेंटिफाई करने वाली क्या है, सीरीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, 1 से 2 पे पहुंची, 2 से 5, 5 से 14, 14 से 41 और 41 से फिर 125, यानी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है सीरीज। ठीक है, अब हमें कोई ना कोई इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा और पता करना होगा कि सारी टर्म्स क्या उस पैटर्न को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, कोई एक टर्म होगी जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, तो वो कौन सी टर्म है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो कोई टर्म 2 गुना होगी, कोई टर्म 3 गुना होगी, कोई टर्म 4 गुना होगी, कुछ उस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 1 से 2 पे जा रही है, तो ये क्या है, इंटू 2 है। ठीक है, ये क्या है, इंटू 2, लेकिन ये इंटू 2 नहीं है, ये है इंटू 2+1। ठीक है, ये क्या है, इंटू 2+4, और ये क्या हो गई, अगर इसको भी मैं इंटू 2 वाले पैटर्न से देखूं तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, 14 दूना 28 और 28 के बाद फिर 41 तक का डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब ये +13 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इंटू 2 में कोई पैटर्न हमें नहीं मिला, तो क्या करें, तो इंटू 3 का देखो। ठीक है, ये पैटर्न तो हमें नहीं मिला, तो इंटू 3 का पैटर्न देखो, क्या इंटू 3 में कोई पैटर्न बन रहा है, अगर मैं इसको इंटू 3 करूं तो ये -1 हो रहा है, फिर इसको इंटू 3 करूं तो अगेन -1, 5 से 14 की बात करें तो अगेन इंटू 3 -1, 14 3 42, तो इंटू 3 -1, यानी कि इंटू 3 -1 की सीरीज है। और फिर मैं और आगे देखूं तो ये क्या है, ये है इंटू 3+2। ठीक है, इंटू 3+2 आ रहा है, यानी कि ये 4 टर्म्स तो एक पर्टिकुलर सीरीज का पार्ट है, ये वाली टर्म जो है ना वो इस सीरीज का पार्ट नहीं है, वो गलत आई हुई है। ठीक है, तो 125 यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 125 वो टर्म है जो इस सीरीज का नंबर नहीं। करेक्ट, आगे देखो, रोहन buys an article at discount of 25%. At what percentage above the cost price should he sell it to make a profit of 25% over the original price? रोहन एक वस्तु को 25% की छूट पर खरीदता है, मूल अंकित मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचना होगा। देखो
मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो है, ओरिजिनल प्राइस जो हमें कह रखी है ना, मूल अंकित मूल्य, जो मूल अंकित मूल्य है उसको हम मान लेते हैं 100। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 25% डिस्काउंट पे खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 75, है ना। और उसने जो ओरिजिनल प्राइस है उसके 25% ऊपर इसको बेचा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 125। ठीक है, 100 का 25%, अगेन 125। भाई जो ओरिजिनल प्राइस है उसके 25% डिस्काउंट पे खरीदा है और ओरिजिनल प्राइस से 25% ज्यादा पर उसने बेचा है। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताओ? प्रॉफिट हो रहा है 50 का, और डिनोमिनेटर में तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है, तो कॉस्ट प्राइस आ गया, इंटू 100 कर दिया। तो कितने प्रतिशत मुनाफे पर बेचा है? 66.67, 66.67, राइट। ये देखो अगला क्वेश्चन, अब लिस्ट है, मैच करना है। देखो अब मैच करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे इजी स्टेटमेंट कौन सा है। पहला वाला तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे ही डिफिकल्ट होता है, कोशिश करेंगे इसको लास्ट में सॉल्व करें। फिर सेकंड क्लॉक वाला है, तीसरा है एवरेज का, और चौथा है सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज वाला स्टेटमेंट। तो इसमें जो सबसे इजी है वो है हमारा एवरेज निकालना। देखो 2, 6, 3, 4 और 5 का औसत निकालना है, तो सबसे पहले यही काम करते हैं। देखो 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितने नंबर है? 5, तो डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? ये आएगा 20/5 यानी कि 4। ठीक है, स्टेटमेंट सी है जो हमने सॉल्व किया है, और किसके बराबर आया है? 4। 4 कौन सा है? फर्स्ट। 4 कौन सा है? फर्स्ट, यानी सी का फर्स्ट होगा। सी का अगर फर्स्ट होगा तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, डी को सॉल्व करते हैं। डी सबसे इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम डी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऑप्शन के हिसाब से डी को भी क्यों सॉल्व करें, ऑप्शन के हिसाब से हम ए को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ए को सेकंड से कनेक्ट कर रखा है, सेकंड ऑप्शन में ए को फोर्थ से कनेक्ट कर रखा है, और थर्ड ऑप्शन में ए को थर्ड से कनेक्ट कर रखा है। यानी कि अगर ए को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा सही आंसर कौन सा है। ए की जगह अगर हम बी को सॉल्व करेंगे तो देखो बी सेकंड आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर बी फोर्थ आया तो फिर से हमें सॉल्व करना होगा, और डी सेकंड आया तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर डी थर्ड के साथ कनेक्ट होगा तो भी अगेन कंफ्यूजन रह जाएगा, फिर से हमें चेक करना पड़ेगा। ए जो है, ए सब में अलग है। ठीक है, तो हम ए को सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? देखो अब टाइम पीरियड 0 पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट है 200। टाइम पीरियड 1 पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? प्रिंसिपल 200 है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 200 रुपए का 10%, यानी कि 20 रुपए। ठीक है, टाइम पीरियड 2 पे प्रिंसिपल अमाउंट फिर कितना हो जाएगा? 200 प्लस 20 यानी 220, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट यहाँ पे होगा 220 का भी 10% यानी 22। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? टोटल इंटरेस्ट 20 ये हुआ और 22 ये हो गया, तो यानी कि टोटल इंटरेस्ट हो गया 42। तो ए का फोर्थ हो जाएगा। देखो ए का फोर्थ होते ही ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ए का फोर्थ यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
राइट। तो यहाँ पे हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। आगे देखो, चलो आगे करेंगे हम हायर एजुकेशन के क्वेश्चन। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हायर एजुकेशन के क्वेश्चन देखते हैं। अब हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस में मैं चाहूंगा कि आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते रहें, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉल्व हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो जो चीजें हमें नहीं पता है यहाँ से, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ नोट्स वाली कॉपी में आप इसको शामिल करते रहें। देखो, अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम इन ऑर्डर ऑफ ईयर इन कॉर्पोरेशन, कौन से साल में कौन सा प्रोग्राम आया है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखते चलें। देखो, अचीविंग 100% लिटरेसी, नेशनल लिटरेसी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, NAEP यानी नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, और पढ़ना लिखना अभियान। अब ये 5 प्रोग्राम दिए हुए हैं, इनको सही ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले हम देखते हैं कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले दिया गया था। तो सबसे पहले दिया गया था NAEP का प्रोग्राम, ये दिया गया था 1978 में, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये अडल्ट एजुकेशन के लिए प्रोग्राम था और वन ऑफ द अर्लीस्ट अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, 1978, काफी पुराना है। फिर आया नेशनल लिटरेसी मिशन, ये आया 1988 में, 1988 में। और यहाँ पे ये जो लिटरेसी मिशन था, इसमें एज ग्रुप कौन सा टारगेट किया गया, 15 से 35, 15 साल से लेके 35 साल के लोगों की लिटरेसी को यहाँ पे टारगेट किया गया कि हमें उन्हें लिटरेसी सिखानी है। तीसरा था सर्व शिक्षा अभियान, ये आया 2001 में, ये आया 2001 में, 2001 में। इसका एम क्या था, ये था यूनिवर्सल एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका एम क्या था, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है तो एज ग्रुप यहाँ पे किसको टारगेट करेंगे भाई, बच्चों को टारगेट करेंगे। तो एज ग्रुप जो था, एज ग्रुप यहाँ पे था 6 से लेके 14 साल के बच्चे, 6 to 14 एज ग्रुप, ठीक है। फिर इसके बाद आया पढ़ना लिखना अभियान, जो कि 2020 में आया, 2020 में। और यहाँ पे अगेन अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन को टारगेट किया गया 15 प्लस जो एज ग्रुप है उसको टारगेट किया गया, यानी 15 साल और 15 साल से बड़े के जो बड़ी उम्र के जो व्यक्ति हैं उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने का। और लास्ट आया हमारा अचीविंग 100% लिटरेसी। अचीविंग 100% लिटरेसी ये NEP 2020 में ही एक गोल था हमारा, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाता है, तो ये भी 2020 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको अरेंज करोगे, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा DBCAE, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी के सभी जो प्रोग्राम्स है उनकी मेन चीज क्या थी भाई, एम क्या था, एज कौन, एज किस एज को उन्होंने टारगेट किया वो आपको अपने नोट्स में शामिल करना है, साथ में इनका ईयर भी आपको शामिल करना है। तो इसके नोट्स बनाते रहिएगा। फिर देखिए, लॉर्ड मैकॉले हैड रिटन इन हिज फेमस मिनट्स कॉल्ड मैकॉले मिनट्स इन द ईयर। तो मैकॉले मिनट कौन से साल में आया था, बेहद आसान क्वेश्चन, क्योंकि देखो कमीशन के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, सीधे सीधे कमीशन से उठ के क्वेश्चन आया है। लॉर्ड मैकॉले ने डैश साल में अपने मशहूर मिनट्स, जिन्हें मैकॉले मिनट्स कहा जाता है, में लिखा था, ठीक है। कौन से ईयर में लिखा था, 1835 में लिखा था। फिर अगला देखिए, एकेडमिक बॉडी का नाम दिया गया, शैक्षणिक निकाय दिए हुए हैं, NCTE, UGC, NTA, NCERT।
और उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना का वर्ष, ठीक है, उसको जोड़ना है। ये सारी ही इंस्टीट्यूशंस काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स में आप इनके फुल फॉर्म को शामिल कीजिए और साथ में उनके जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है उसको शामिल कीजिए। देखिए एनसीटी कब आया? एनसीटी आया 1995 में। फिर यूजीसी कब आया? यूजीसी आया 1956 में। अब यहाँ पे बच्चों को ना एक कंफ्यूजन होता है। देखो यूजीसी सबसे पहले इसकी कमेटी बनाई गई थी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमेटी, ठीक है, ये 1945 में बनाई गई थी। फिर यूजीसी एक बॉडी बनाई गई वो 1953 में, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन वो 1953 में बनाई गई। उसके बाद यूजीसी एक्ट आया था 1956 में, जिसके तहत यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। तो यूजीसी जो चीज है उसको 3 सालों से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सिर्फ यूजीसी लिखा हुआ है और ऑप्शन में जो है ना तो 1945 है ना 1953 है, क्या दे रखा है 1956, तो यूजीसी को 1956 से आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर आया एनटीए। एनटीए कब आया? एनटीए आया 2017 में, ठीक है, टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फिर एनसीईआरटी ये कब आया था? 1961 में, काफी पुराना, करेक्ट। आगे देखिए, द सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्रमोट्स। उच्च शिक्षा में सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन चीजों को बढ़ावा देता है। तो किस चीज को बढ़ावा देता है? देखो ऑप्शंस में, रिजिड करिकुलम स्ट्रक्चर, कठोर पाठ्यक्रम संरचना, क्या इसको प्रमोट करता है सीबीसीएस? नहीं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन, बिल्कुल सही, ठीक है, कोर्स चयन करने में लचीलापन, ये सही आंसर है। बाकी लिमिटेड स्टूडेंट चॉइसेस या ओनली थ्योरेटिकल लर्निंग, ये सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। देखो ये 3 यूनिवर्सिटी है, बीएमसी यूनिवर्सिटी, इनके एस्टेब्लिशमेंट का ईयर आपको पता होना चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीएमसी यूनिवर्सिटी कौन सी है? बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा यूनिवर्सिटी। इसको 1857 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1857 में। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की शुरुआत, तो ये 1904 में आया था, ये भी हमने कमीशंस वाली क्लास में पढ़ाई था। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी, यूजीसी की स्थापना। अब यूजीसी की स्थापना मैंने आपको बताई थी कि अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यूजीसी की स्थापना में आप 3 साल अलग अलग लेके चलोगे, ठीक है, और एज पर नीड जो भी फिट होता होगा हम उसको रख लेंगे। तो 1945, 1953 जब यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन आया, और 1956 जब इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया। ये सभी को एक बार लेके चलते हैं, फिर देखते हैं कौन सा हमारे अकॉर्डिंग सेट होगा। फिर फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। तो अब यहाँ पे देखो, आप चाहे 45 रख लो, 53 रख लो या 56 रख लो, एक ही बात है, आंसर सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले मतलब बेसिकली सीक्वेंस हमारा एबीसीडी का ही बनेगा। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आई, फिर यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट, चाहे 45 ले लो, 53 ले लो, 56 ले लो, या लास्ट में हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, पहली कौन सी आई थी? 1968 में। ए बी सी डी, सीधा सीधा सीक्वेंस बना है। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो देखो ये सभी इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको एक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो ये समझ लेते हैं। देखो NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, और फुल फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है, एजुकेशन की प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना। दूसरा रूसा, रूसा का फुल फॉर्म राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,
क्या चीज है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2013 में लॉन्च करी गई थी। इसका काम क्या है कि एक्सेस, इक्विटी और एक्सीलेंस इसको मेंटेन रखना है हायर एजुकेशन में, ठीक है। और अभी इसको फिर एक दूसरे प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया। दूसरा प्रोग्राम कौन सा है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा के अंदर। और कब शामिल किया गया था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है? देखो, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसी को इनफॉर्मली हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल देते हैं। 2020 की जो एनईपी है उसी को इनफॉर्मली हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी वाले यहां से इस चीज को वो भी स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी वाले लोग, ठीक है। आगे देखो QAA। अब ये जो QAA है उसकी फुल फॉर्म में क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन। अब इसका क्या काम है? इसका काम है क्वालिटी पर ध्यान देना, हायर एजुकेशन की क्वालिटी का ध्यान देना। फिर HEFA, इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है। तो ये फाइनेंस करने का काम करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करती है। किस तरह के इंस्टीट्यूशंस में? जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है या कॉलेजेस में, जहां हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहां पैसे की जरूरत पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उसको फाइनेंस करने का अल्टीमेटली काम किसका है? HEFA का। इसको NEP 2020 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इस एजेंसी को NEP 2020 में इसका रिकमेंडेशन दिया गया था। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार पॉज करके पढ़ लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अपने नोट्स में शामिल कर लेना। अब देखो, सबको उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर देते हैं, मैच कर देते हैं। NEPA, इसका क्या काम है? इसका काम है रिसर्च को प्रमोटिंग रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर इसको रिसर्च को प्रमोट करना, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर रूसा। रूसा का क्या काम है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग कॉलेजेस इनटू मॉडल कॉलेजेस। देन QAA। QAA का क्या काम है? QAA का क्या काम है? क्वालिटी को इंश्योर करना, क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है इसका नाम। और HEFA का क्या काम है? प्रोवाइडिंग लोन्स टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लोन प्रोवाइड करना, उच्च शिक्षा संस्थानों को ऋण प्रदान करना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग फॉर ऑल एम्प्लॉइज, इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन या फिर कैटेगराइज्ड बेस्ड एजुकेशन। सभी के लिए शिक्षा हो, सीखने का मतलब क्या है? समावेशी शिक्षा, न्याय संगत शिक्षा, समावेशी और न्याय संगत शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या श्रेणी आधारित शिक्षा। क्या मतलब है इसका? देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब आप इसके सारे ऑप्शन पढ़ोगे आपको लगेगा भाई इंक्लूसिव एजुकेशन भी होनी चाहिए, इक्विटेबल एजुकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन साथ में क्वालिटी एजुकेशन भी होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन किस चीज में क्रिएट होता है कि लर्निंग फॉर ऑल का मतलब पूछा है। लर्निंग फॉर ऑल का मतलब पूछा है, मोरली ये नहीं पूछा एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कि एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड तो एक सवाल है नहीं। सवाल का क्या है कि लर्निंग फॉर ऑल का क्या मतलब है, सभी के लिए सीखने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, समावेशी और न्याय संगत शिक्षा। तो सिर्फ सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाली चीज एजुकेशन के लिए सही है, लेकिन लर्निंग फॉर ऑल के कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट देखो, in the Vedic education, as education was idealistic in nature, the acharyas laid stress upon। वैदिक काल में चूंकि शिक्षा आदर्शवादी प्रकृति की थी, इसलिए आचार्यों ने इस पर जोर दिया। तो किन किन चीजों पर जोर दिया है वो समझते हैं। क्रिएशन ऑफ एन एप्टीट्यूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, राष्ट्र के विकास के लिए योग्यता का निर्माण। दूसरा है वर्शिप ऑफ गॉड, ईश्वर की पूजा करना, बिल्कुल ठीक है, पहला दूसरा दोनों ही सही है।
ठीक है, पहला दूसरा दोनों इजी है। तीसरा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एंड नीड्स, इच्छाओं की जरूरतों की पूर्ति। भाई इस पे तो आज के समय में फोकस रहता है, पुराने समय में नहीं था, गुरुकुल आश्रम में नहीं था, वैदिक एजुकेशन में नहीं था, वैदिक पीरियड में भगवान की प्राप्ति पे और देश का विकास के लिए उस पे फोकस था। आगे देखो, रिलीजियसनेस, धार्मिकता, तो इस पर भी फोकस था। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी चरित्र निर्माण, इस पर भी फोकस था। तो ए बी डी और ई, ए बी डी एंड ई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उनकी स्थापना का जो वर्ष है उससे हमें कनेक्ट करना है। तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इंडिया की नेशनल स्टेट्यूटरी बॉडी है। कब एस्टेब्लिश करी गई थी? 1945 में, 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और लीगल पावर दी गई थी 1987 में, कानूनी शक्ति दी गई थी। और ये किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बेसिकली ये टेक्निकल एजुकेशन जो है ना, उसके रखरखाव के लिए इम्पोर्टेंट है, कि उससे रिलेटेड प्लानिंग हो, डेवलपमेंट कि टेक्निकल एजुकेशन को डेवलप करना, ये सभी चीजें AICTE देखती है। तो टेक्निकल एजुकेशन जैसे आपका ये बीटेक हो जाती है, इंजीनियरिंग वाली चीज, और इसी की तरह जो भी टेक्निकल कोर्सेस है सबका ध्यान रखती है। फिर ICHR, इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसको 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था। किस चीज के लिए? कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसको प्रमोट किया जा सके, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को फंड किया जा सके। तीसरा, नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में सब जानते हैं, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। तो अभी प्लानिंग कौन करता है? नीति आयोग करता है। एक तरीके से गवर्नमेंट का थिंक टैंक यही है, ठीक है, देश का दिमाग है नीति आयोग, यहीं पे प्लान होता है कि देश को किस दिशा में बढ़ना है। फिर आता है ICPR, एजुकेशन में ICPR का क्या मतलब है? इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, और ये फिलोसॉफिकल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बनाई हुई एक बॉडी है। ठीक है, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में इसको शामिल कीजिएगा। अब इनके सभी के जो स्थापना वर्ष हैं उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। AICTE की स्थापना कब हुई? AICTE की स्थापना 1945 में, ICHR की स्थापना हुई 1972 में, नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में, और ICPR की स्थापना हुई 1977 में। फिर IRAHE, इसका क्या मतलब है? IRAHE, देखो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो जो भी आयोग है, संगठन है, उन सबको उनकी स्थापना के हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले सबसे पुराना है इनमें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि हमने अभी देखा कब आया था? 1945 में, 1945। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कब आया था? 1948 में, ठीक है। फिर UGC, अब UGC के लिए जो 3 ईयर बताए थे उन सभी को एक बार मेंशन करके देख सकते हो। अच्छा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बताया हुआ है, ठीक है, तो कमिटी वाला तो ईयर हटा दो, तो 1953 यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर एक्ट की बात होती तो क्या होता? 1956 होता, ठीक है। तो ये भी केस लेके चल लेते हैं एक बार। और लास्ट है एजुकेशन कमीशन, यानी कोठारी कमीशन, ये कब आया था? 1964 से 66। एजुकेशन कमीशन भी कोठारी कमीशन नहीं, एजुकेशन कमीशन। शिक्षा आयोग, ये 1964 से 1966। तो यहां से देखो सीधा सीधा ऑर्डर जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा CBAD। नेक्स्ट, वैल्यू एजुकेशन और उसके डिस्क्रिप्शन से इसे हमें कनेक्ट करना है। तो कौन कौन से वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा यहाँ पे बताई हुई है। सोशल वैल्यू एजुकेशन यानी सामाजिक मूल्य शिक्षा,
स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन आध्यात्मिक मूल शिक्षा, कल्चरल वैल्यू एजुकेशन सांस्कृतिक मूल्य शिक्षा, और यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन सार्वभौमिक मूल्य शिक्षा। तो इसको इनके डिस्क्रिप्शन से कनेक्ट करते हैं। देखो सोशल वैल्यू एजुकेशन ये हो जाएगी हमारी मेक पीपल बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सामाजिक मूल्य शिक्षा यानी लोगों को बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बनाए। फिर स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन आध्यात्मिक मूल्य शिक्षा, इसमें क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाले से कनेक्ट हो जाएगा टू कीप माइंड काम एंड अवेकन, मन को शांत और जागृत करने के लिए। फिर है कल्चरल वैल्यू एजुकेशन सांस्कृतिक मूल्य शिक्षा, इसका क्या काम है, इसका काम है टू अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी डील्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की विविधता रीति रिवाजों और नियमों से अवगत कराना। और लास्ट वाला यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन सार्वभौमिक मूल्य शिक्षा, ये हो जाएगा हमारा पीपल शुड नो कॉमन वैल्यूज एप्लीकेबल टू मैनकाइंड, लोगों को मानवता पर लागू होने वाले सामान्य मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट देखिए, अगेन क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन है। ये अगेन सभी जो भी इंस्टीट्यूशन है काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले शोध गंगा ही 2011 में, उसके बाद दीक्षा 2017 में, देन नेशनल डिपॉजिट लाइब्रेरी एनडीएल आई थी 2018 में, और एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये आया 2021 में, ये आया 2021 में एबीसी। करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा बीडीएसी। नेक्स्ट नेशनल थ्रस्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन, मेजर थ्रस्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी एनपीई 1986 वर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु थे। तो इनमें से मुख्य बिंदु कौन कौन से थे वो हमें बताने। देखो स्टेट लेवल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से राज्य स्तर पर योजना और समन्वय, बिल्कुल ये एक मेन मुख्य बिंदु था। फिर एक्सपेंशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम का विस्तार, ये भी एक मुख्य बिंदु था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख ये नहीं था, परख को तो अभी एनईपी 2020 में लाया गया। देन कन्फरिंग ऑटोनोमस स्टेटस ऑन सेलेक्टेड कॉलेजेस, चुनिंदा कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा देना, बिल्कुल। और लास्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू इन ईच स्टेट, हर राज्य में 2 मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों मेरू की स्थापना करना। तो ये भी हाल फिलहाल में आई हुई चीज है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। देन आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट और उनके ईयर ऑफ इनेक्टमेंट से हमें कनेक्ट करना है। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था अधिनियम, ये कब आया था, यह आया 2007 के अंदर यह आया 2007 के अंदर। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, ये 2017 के अंदर आया। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, यह है 2014 में। और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, यह आया था 1961 में, ठीक है। तो ये सभी जो हमने क्वेश्चंस किए इनका आई होप आपको समझ में आएगा। इनके नोट्स जरूर बना लीजिए, हायर एजुकेशन के नोट्स बनाइए, मैथ्स में तो ऐसे नोट्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी जहां कहीं कोई फॉर्मूला लगे काम की चीज तो उसके नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सभी चीजें सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।